Good morning, student. Today I will discuss a new topic, that is measures to correct excess demand. How excess demand can be rectified or how excess demand can be removed. Actually, there are two policies, there are two measures by which we can rectify the excess demand or we can correct the excess demand. The first measure is fiscal policy measures and the second one is monetary policy measures. These are the two measures by which we can correct the excess demand or we can remove the excess demand. So the first measure is fiscal policy measures. With the help of fiscal policy measures, we can correct the excess demand or we can remove the excess demand in the economy. First of all, what is fiscal policy? Fiscal policy is that policy which is related with tax. Fiscal policy is that policy of the government in which we impose taxes or we collect taxes. Okay, fiscal policy is also related with government expenditure. Fiscal policy is also related with the income of the government. Fiscal policy is also related with the loan of the government. Okay, पहले हम फिस्कल पॉलिसी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं. उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी क्या होती है. एक्चुअली ये जो वर्ड है फिस्कल, ये जो एक लैटिन वर्ड से बना है. लैटिन वर्ड है फिस्क, FISC, फिस्क. ये फिस्क जो है ये आपका लैटिन वर्ड है. इस लैटिन वर्ड फिस्क से क्या बना है, फिस्कल. और इस फिस्क का मतलब क्या होता है, टैक्स. द वर्ड फिस्कल वाज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फिस्क विच मीन्स टैक्स. ओके, फिस्कल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड फिस्क से बना है और इसका मतलब क्या होता है, टैक्स. इस तरह से फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो टैक्स से रिलेटेड होती है. फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, गवर्नमेंट टैक्स का रेट इंक्रीज या डिक्रीज करती है, गवर्नमेंट नए टैक्स इम्पोज करती है जैसे GST. गवर्नमेंट टैक्स का स्ट्रक्चर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू चेंज करती है. ओके, इसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज भी करती है और टैक्स कलेक्ट भी करती है. एक्चुअली टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. गवर्नमेंट की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, टैक्स है. इसके अलावा गवर्नमेंट की और भी सोर्सेस हैं इनकम की, जैसे फीस. हम गवर्नमेंट को फीस देते हैं. जैसे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ फीस देना पड़ती है. ओके, वो भी गवर्नमेंट की इनकम है. अगर आप कोई हाउस या कोई फ्लैट परचेस करते हैं तो उसका बैनामा करवाते हैं तो उसमें आपको फीस देना पड़ेगी, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम है, फीस. कोई कंपनी अगर स्टार्ट करना चाहता है तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं. तो गवर्नमेंट की जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, फीस. और मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स. इसके अलावा गवर्नमेंट की और भी इनकम है जैसे कि फाइन. ये भी गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है. टैक्स, फीस, फाइन ये गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है. लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की जो है वो क्या है, टैक्स है. ओके, तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट की इनकम भी आती हैं जैसे कि टैक्स है, फीस है और फाइन है. ओके, सपोज गवर्नमेंट की जो टैक्स से इनकम हुई 200 करोड़, फीस से इनकम हुई 100 करोड़ और फाइन से इनकम हुई 50 करोड़. तो टोटल गवर्नमेंट की जो इनकम हुई वो इनकम गवर्नमेंट की कितनी हो गई, ठीक है, 200 प्लस 100 प्लस 50, तो 350 गवर्नमेंट की इनकम हो गई टैक्स से, फीस से और फाइन से.
अब गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर भी हैं, जैसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च करती है कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाती है, डैम बनवाती है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह बनाती है, तो ये गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी हैं। गवर्नमेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है, कंपनीज इस्टेब्लिश करती है, इंडस्ट्री सेटअप करती है, तो ये गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में जो पैसा खर्च होगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में जो पैसा खर्च होगा, वो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। इस तरह से गवर्नमेंट के वेलफेयर एक्सपेंडिचर भी होते हैं। गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कर रही है, ये गवर्नमेंट के वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं। गवर्नमेंट के डिफेंस एक्सपेंस भी है, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस हैं। सपोज गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंस हैं, सपोज वो हैं 400 करोड़। ओके, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस 400 करोड़, गवर्नमेंट की इनकम 350 करोड़, इसका मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज़्यादा हो गए 400, और गवर्नमेंट की इनकम जो है वो 350 क्या है, कम है। इस केस में अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज़्यादा हैं 400 करोड़ सपोज, और गवर्नमेंट की इनकम अगर कम है सपोज 350, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है। ये तो IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, पब्लिक से भी लोन लेती है। अब जब गवर्नमेंट लोन लेती है उसे कहते हैं पब्लिक डेब्ट। जो गवर्नमेंट लोन लेती है वो पब्लिक डेब्ट। अब गवर्नमेंट सपोज 50 करोड़ का लोन ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं 400 करोड़ और गवर्नमेंट की इनकम सपोज है 350, तो गवर्नमेंट की इनकम कम है और एक्सपेंस जो है वो 50 करोड़ ज़्यादा हैं, तो अपने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने 50 करोड़ का लोन लिया, इसे कहते हैं पब्लिक डेब्ट। तो इस तरह से गवर्नमेंट की इनकम भी है, इनकम, एक्सपेंस एंड पब्लिक डेब्ट, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट की इनकम भी आएगी, फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी आएंगे, और फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट का जो लोन है पब्लिक डेब्ट वो भी आता है, तीनों चीज़ें आती हैं। ओके, इन शॉर्ट द वर्ड फिस्कल वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फिस्क which means tax. So fiscal policy is that policy which is related with imposition of tax and collection of tax. Fiscal policy is also related with the government expenditure, loan of the government and the income of the government. Okay, there are two measures of fiscal policy which is used to correct excess demand. एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट दो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स का यूज़ करती है। अब वो दो कौन कौन से फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स हैं जिससे हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला जो मेजर है वो है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा है इंक्रीज इन टैक्सेस। ये दो गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। पहला है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है इंक्रीज इन टैक्सेस। ओके, अब हम इस दो मेजर्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह से हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू और टैक्स के थ्रू एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज एग्रीगेट सप्लाई है 400 करोड़ और हमने एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट की, और एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने का जो सिंपल फार्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने का एक क्लासिकल मेथड है जिसके थ्रू हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमारा कंजम्पशन है 150, इन्वेस्टमेंट है 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 150
और नेट एक्सपोर्ट है 100। इस तरह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है इसमें आपकी 500। ओके, एग्रीगेट डिमांड 500 है और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है इसमें 400, यानी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई सपोज 400 है, लेकिन और जो हमने एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट की वो कितनी है 500 है, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या है एक्सेस डिमांड। अब इस एक्सेस डिमांड को हमें रेक्टिफाई करना है, सही करना है। ओके, अब इस एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है इंक्रीज इन टैक्सेस। ओके, अब देखते हैं इनके थ्रू कैसे हम एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करते हैं। सपोज हमारी जो इनकम है वो है 200। ओके, और हम 50 रुपीज़ क्या दे रहे हैं इसमें टैक्स दे रहे हैं। तो 200 में से अगर 50 रुपये हम टैक्स देंगे तो जो बाकी बचेगा 150 वो कहलाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, ये जो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल के आई 150, सपोज हमारा कंजम्पशन भी कितना है 150, तो हमारा कंजम्पशन 150, इन्वेस्टमेंट 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150, नेट एक्सपोर्ट 100, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी है 500, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कितनी है 400, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो इसे कहेंगे एक्सेस डिमांड। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो इनकम टैक्स का रेट है वो इंक्रीज कर देगी। यहाँ पे इनकम टैक्स 50 था, अब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स इंक्रीज करके सपोज 50 से 100 कर दिया। इनकम आपकी वो 200 है, लेकिन अब आप 200 में से 100 रुपये जो है वो आप इनकम टैक्स पे करोगे। अब 200 में से 100 रुपये इनकम टैक्स पे करोगे, तो पे करने के बाद जो आपके बाकी बचेंगे 100 वो कहलाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 150 से कितनी हो गई 100 हो गई, क्योंकि टैक्स का रेट बढ़ गया। टैक्स बढ़ने की वजह से आप पहले टैक्स 50 था तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 150 थी। पहले जो टैक्स था वो कितना था 50 था, 200 इनकम थी, 50 टैक्स था, तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो थी वो कितनी थी 150 थी, तो कंजम्पशन भी 150 था। लेकिन अब टैक्स 50 से 100 कर दिया, तो अब 200 में से 100 रुपये टैक्स देंगे, तो अब आपकी इनकम जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची, अब वो 150 से कितनी हो गई 100 हो गई। जब इनकम कम हो गई तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होता है। जैसे कंजम्पशन फंक्शन में था, इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। जब आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 150 से 100 हो गई, तो आपका जब इनकम कम हो गई तो कंजम्पशन भी जो है हम आपका जो 150 था वो 150 से कम होगा, कितना हो गया आपका 100 हो गया, क्योंकि इनकम 150 से 100 हो गई तो कंजम्पशन भी 150 से कितना हो गया 100 हो गया। ओके, इस तरह से कंजम्पशन आपका 150 से 100 हो गया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है। जैसे अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, वेलफेयर एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो अगर एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर एक्सपेंस को कम कर देती है। जैसे आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेलफेयर एक्सपेंस कम कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो ये एक वेलफेयर एक्सपेंस कम हो गया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स सपोज कम कर दी, पेंशन का प्रोविज़न अब कम कर रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपने वेलफेयर एक्सपेंस कम कर रही है। तो एक्सेस डिमांड को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट अपने वेलफेयर एक्सपेंस कम कर देती है। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंस 150 थे, अब सपोज गवर्नमेंट ने वेलफेयर एक्सपेंस कम कर दिए, तो अब 150 से सपोज वो हो गए 100 हो गए। गवर्नमेंट प्रोडक्टिव एक्सपेंस कम नहीं करती क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डेवलपमेंटल एक्सपेंस कम नहीं करती क्योंकि डेवलपमेंट फिर कम हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट वेलफेयर एक्सपेंस कम करती है, ताकि वेलफेयर एक्सपेंस कम करने से नो डाउट वेलफेयर ज़रूर कम होगा, लेकिन एक्सेस डिमांड को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट अपने वेलफेयर एक्सपेंस को रिड्यूस कर देती है। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंस 150 थे, अब कितने हो गए 100 हो गए।
तो अब गवर्नमेंट के एक्सपेंस 100, कंजम्पशन भी 100, इन्वेस्टमेंट भी 100 और नेट एक्सपोर्ट 100। अब आपकी एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई? 400। एग्रीगेट डिमांड 400 और एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी है? 400। इस तरह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं तो इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। According to Keynes, full employment can be achieved when the aggregate demand is equal to aggregate supply. तो इस तरह से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आपने ये देखा कि एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करने के लिए एक तो गवर्नमेंट ने अपने वेलफेयर एक्सपेंस 150 से 100 कर दिए और दूसरा इनकम टैक्स का रेट 50 से इंक्रीज कर कितना कर दिया? 100 कर दिया। इनकम टैक्स का रेट जब इंक्रीज हुआ तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 150 से 100 हो गई, डिक्रीज हो गई। जब इनकम डिक्रीज हुई तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा और इस तरह से कंजम्पशन भी डिक्रीज हो गया, गवर्नमेंट के एक्सपेंस भी डिक्रीज हो गए। अब कंजम्पशन और गवर्नमेंट के एक्सपेंस दोनों एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जब कंजम्पशन डिक्रीज होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो 100% एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए आप कंजम्पशन गवर्नमेंट के एक्सपेंस को प्लस करते हैं। कंजम्पशन और गवर्नमेंट के एक्सपेंस डिक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हुई। अब एग्रीगेट डिमांड भी 400, एग्रीगेट सप्लाई भी 400, दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड आपकी करेक्ट हो गई, रेक्टिफाई हो गई। ओके, ये एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करने का फर्स्ट मेजर था जिसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। अब हम सेकंड मेजर देखेंगे। सेकंड मेजर जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट की दो पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब दूसरी पॉलिसी है इसके अंदर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड विद डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। Okay, the main objective of the monetary policy is that demand of money must be equal to supply of money. If demand of money is 500 crore in an economy, then supply of money must be 500 crore in an economy, so that demand of money must be equal to supply of money. If demand of money must be equal to supply of money, then price remain stable. There is neither inflation nor deflation. So the main objective of the monetary policy is that demand of money must be equal to supply of money. ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसका ताल्लुक मनी की डिमांड से होता है और मनी के सप्लाई से होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मनी की डिमांड जो है मनी की सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। अगर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल है तो प्राइस स्टेबल रहेंगे, ना प्राइस इंक्रीज होंगे, ना इन्फ्लेशन होगा, ना प्राइस डिक्रीज होंगे, ना डिफ्लेशन होगा। ओके, इट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसमें जो पहला इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जिसके थ्रू हम एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो पहला इंस्ट्रूमेंट है इंक्रीज इन SLR एंड CRR। अब SLR क्या होता है और CRR क्या होता है और किस तरह से SLR और CRR को इंक्रीज करने से एक्सेस डिमांड को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR की जो फुल फॉर्म है स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। एक्चुअली SLR का एक नया नाम भी है, वो है इसमें आपका LLR, लीगल लिक्विडिटी रेशियो। एवरी कमर्शियल बैंक कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट in its own bank which is said to be SLR और LLR। हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है। जो परसेंटेज वो अपने पास रखेगी कमर्शियल बैंक उसे कहते हैं SLR यानी स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, और इसका नया नाम है LLR यानी लीगल लिक्विडिटी रेशियो। ओके, अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्या होता है। सपोज कोई एक कमर्शियल बैंक है SBI
उस एसबीआई के पास 500 करोड़ रुपए टोटल डिपॉजिट है। हम लोगों ने जो पैसा जमा किया है कमर्शियल बैंक में, सेविंग अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, जो टोटल डिपॉजिट है सपोज एसबीआई में वो 500 करोड़ है। इस 500 करोड़ का एक सर्टेन परसेंटेज एसबीआई अपने पास रखेगी। सपोज 10% वो अपने पास रख रही है। 500 करोड़ का जो 10% हुआ वो कितना हुआ? 50 करोड़। तो 500 में से 50 करोड़ वो अपने पास रखेगी। जो 50 करोड़ अपने पास रखेगी उसे कहेंगे SLR, यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। ओके, इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास भी जमा करवाती है। सपोज ये जो एसबीआई है वो अपने टोटल डिपॉजिट यानी कि 500 करोड़ का 10% आरबीआई के पास रखवा रही है। आरबीआई के पास जो 10% रखवाएगी उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो 500 का 10% हुआ आपका 50। ओके, तो 50 करोड़ रुपए सब कमर्शियल बैंक ने, एसबीआई ने आरबीआई के पास रखवाया है। जो आरबीआई के पास रखवाया है वो कहलाता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ओके, तो 50 और माइनस कर दिए जो उसने आरबीआई के पास रखवाया है। 450 माइनस 50 इट मीन्स 400। इस तरह से कमर्शियल बैंक जो एसबीआई है उसने, एसबीआई ने अपने 500 करोड़ टोटल डिपॉजिट 500 करोड़ में से 50 करोड़ अपने पास रखा, उसे कहते हैं SLR। और 50 करोड़ आरबीआई के पास रखवाया उसे कहते हैं CRR, यानी 100 करोड़ चला गया। ठीक है, तो 500 में से 100 करोड़ चला गया, 400 बाकी बचा। ओके, तो ये 400 इसमें बाकी बचा। इसमें अब जो 400 बाकी बचा, ये 400 जो है वो फिर कमर्शियल बैंक लोन देती है। सपोज 400 में से 200 करोड़ लोन दिया कंजम्पशन के लिए और 200 करोड़ लोन दिया सपोज इन्वेस्टमेंट के लिए। इस तरह से हमारा जो कंजम्पशन है वो कितना हो गया? 200, इन्वेस्टमेंट 200, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सपोज 100, नेट एक्सपोर्ट सपोज कितना है आपका? 100। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी इसके अंदर आपकी? 600, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड निकालने का जो फॉर्मूला है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो कंजम्पशन आपका 200 है, यानी कमर्शियल बैंक ने 400 में से 200 जो है पर्सनल लोन दिया कंजम्पशन के लिए और 400 में से 200 प्रोडक्टिव लोन दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट 200, कंजम्पशन 200, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, नेट एक्सपोर्ट 100, यानी एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई इसमें आपकी? 600। ओके, और एग्रीगेट सप्लाई सपोज है 500। एग्रीगेट सप्लाई 500 और एग्रीगेट डिमांड 600। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो इसे कहेंगे एक्सेस डिमांड। अब इस एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। अब इस एक्सेस डिमांड को आप कैसे करेक्ट करेंगे या रेक्टिफाई करेंगे? इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि SLR और CRR दोनों को क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी। ये मॉनेटरी पॉलिसी का फर्स्ट मेजर है जिसमें गवर्नमेंट SLR और CRR को दोनों को इंक्रीज कर देती है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए। अभी हमने एग्जाम्पल में अज्यूम किया था कि हमारा SLR भी 10% है और CRR भी 10% है। अब गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड को रिमूव करने के लिए, यहाँ डिमांड 600 है और सप्लाई जो है 500 है, डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है। इस एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट SLR और CRR का रेट इंक्रीज करेगी। SLR जो है 10 से 20 कर दिया और CRR भी सपोज 10 से 20% कर दिया। ओके, अब सपोज SBI के पास 500 करोड़ है टोटल डिपॉजिट। तो 500 करोड़ जो टोटल डिपॉजिट है एसबीआई के पास, उसका 20% वो जो है वो SLR अपने पास रखेगी। 500 करोड़ का 20% कितना होगा? 100 करोड़। तो 500 करोड़ का 100 करोड़ एसबीआई अपने पास रखेगी एज ए SLR।
तो 500 माइनस 100 इट मीन्स कितना हो गया आपका ये 400। ओके इसी तरह से जब कमर्शियल बैंक अपने पास एसएलआर रख रही है 20%, यानी कि 500 का 20% 100 करोड़ एसएलआर के तौर पर कमर्शियल बैंक अपने पास रख रही है, तो यही कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास भी 20% रखवाएगी एज ए सीआरआर। अब 500 का 20% ये होगा आपका 100। अब 100 वो एज ए सीआरआर आरबीआई के पास रखवाएगी। अब 100 और माइनस कर दें, 400 माइनस 100 ये कितना हो गया आपका 300। ओके तो कमर्शियल बैंक के पास सपोज 500 करोड़ था, 500 करोड़ में से का 20% 100 करोड़ एसएलआर के तौर पर कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा, 100 करोड़ चला गया, और फिर 500 का 20% आरबीआई के पास रखवाया एज ए सीआरआर, 100 करोड़ और चला गया, यानी 200 करोड़ माइनस किया 500 में से, तो अब बचा आपका 300 करोड़। इस वक्त जो कमर्शियल बैंक के पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो कितना है 300 करोड़। इस 300 करोड़ को वो लोन देने में यूज करेगी। 300 करोड़ का सपोज 150 करोड़ पर्सनल लोन दिया हाउस होल्ड सेक्टर को एज ए कंजम्पशन, और 150 करोड़ दिया प्रोडक्टिव लोन दिया फर्म सेक्टर को एज ए इन्वेस्टमेंट। ओके अब कंजम्पशन कितना हो गया 150, कंजम्पशन पहले 200 था, अब कंजम्पशन कितना हो गया 150। इन्वेस्टमेंट भी पहले 200 था, अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 150। इन कंजम्पशन 150, इन्वेस्टमेंट 150, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, नेट एक्सपोर्ट 100, तो अब जो टोटल होगा वो कितना हो गया इसका 500। एग्रीगेट डिमांड 500 हो गई, 600 से 500 हो गई, क्योंकि कंजम्पशन 200 से 150 हो गया, इन्वेस्टमेंट 200 से 150 हो गया, इसलिए अब एग्रीगेट डिमांड 600 से 500 हो गई। अब एग्रीगेट सप्लाई भी 500, एग्रीगेट डिमांड भी 500, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो एक्सेस डिमांड क्या हो गया इसमें रिमूव हो गया। तो एक्सेस डिमांड को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एसएलआर और सीआरआर दोनों इंक्रीज किए। एक्चुअली जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई वो एसएलआर सीआरआर इंक्रीज करती है, कमर्शियल बैंक इंक्रीज नहीं करती। आरबीआई का जो गवर्नर है वो एसएलआर और सीआरआर और बैंक रेट ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है, कमर्शियल बैंक इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या एक्सेस डिमांड को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एसएलआर और सीआरआर को इंक्रीज कर देती है। ये फर्स्ट इसका मेजर हुआ मॉनेटरी पॉलिसी का। अब मॉनेटरी पॉलिसी का जो सेकंड मेजर है वो है इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट को इंक्रीज करने से भी एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि बैंक रेट किसे कहते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बैंक रेट क्या होता है। अगर कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट की ज़रूरत है लोन, तो वो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी तो आरबीआई कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, उसे कहते हैं बैंक रेट। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक आल्सो चार्ज सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट, and bank rate is also known as repo rate. At present bank rate is commonly known as repo rate. So in case of need, commercial bank take loan from the RBI. RBI charge some interest on this loan, and this rate of interest is known as bank rate. Okay, in order to control excess demand, or in order to rectify the excess demand, central bank or RBI increase the bank rate. Now we will discuss how bank rate can rectify the excess demand. ठीक है, हम अब ये देखेंगे कि किस तरह से बैंक रेट जो है वो एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई कर सकता है, यानी एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकता है। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। सपोज सेंट्रल बैंक जो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया 300 करोड़ का, और जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है 300 करोड़ का, तो सेंट्रल बैंक उस लोन पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगा आपका बैंक रेट।
सपोज 10% जो है आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ये 10% क्या कहलाएगा आपका बैंक रेट। क्लियर। तो आरबीआई ने यानी सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया 300 करोड़ का, और इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया 10%, जो 10% कहलाना है आपका बैंक रेट। कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है 300 करोड़ का, और वही लोन कमर्शियल बैंक हाउस होल्ड सेक्टर को दे रही है सपोज कंजम्पशन के लिए 150, और कमर्शियल बैंक इसी 300 में से 150 लोन दे रही है फर्म सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें। ओके, तो इस तरह से कमर्शियल बैंक ने इस 300 में से 150 लोन दिया हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन के लिए, और 150 लोन दिया फर्म सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 150, कंजम्पशन 150, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, नेट एक्सपोर्ट 100, यानी जो एग्रीगेट डिमांड हुई वो कितनी हो गई आपकी 500। सपोज एग्रीगेट सप्लाई कितनी है इसमें आपकी 400, यानी एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड 500 ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे एक्सेस डिमांड। अब इस एक्सेस डिमांड को आपको करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। इसके लिए जो आरबीआई है, वो जो सेंट्रल बैंक है, वो बैंक रेट 10% से बढ़ाकर सपोज 20% कर देती है। जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट इंक्रीज करेगी, लोन पर रेट इंक्रीज करेगी, तो कमर्शियल बैंक 100% लोन कम लेगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया जाता है लोन पर, तो लोन फिर कम लेते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब आरबीआई ने 10% से 20% कर दिया बैंक रेट, तो अब कमर्शियल बैंक जो है वो 300 करोड़ की जगह सपोज 200 करोड़ लोन ले रही है। अब कमर्शियल बैंक ने 200 करोड़ लोन लिया है, तो अब कमर्शियल बैंक जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को जो लोन देगी कंजम्पशन के लिए सपोज वो 100 करोड़ दे रही है, और फर्म सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे रही है सपोज 100 करोड़। अब हमारा कंजम्पशन भी 150 से 100 हो गया, और इन्वेस्टमेंट भी हमारा जो है वो 150 से जो है वो 100 हो जाएगा, क्योंकि लोन कम मिले। अब कंजम्पशन 100, इन्वेस्टमेंट 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, नेट एक्सपोर्ट 100। अब टोटल जो एग्रीगेट डिमांड हो गई इस वक्त वो कितनी हो गई 400, और एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी 400, एग्रीगेट डिमांड भी 400, दोनों इक्वल हो गए। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गए, इस तरह से एक्सेस डिमांड क्या हो गई वो रेक्टिफाई हो गई। ओके, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसमें हम एसएलआर और सीआरआर को इंक्रीज करेंगे और बैंक रेट को हम इंक्रीज करेंगे। ये मेजर्स थे एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करने के लिए। एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करने के लिए हमने दो पॉलिसी यूज़ की, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंस को डिक्रीज किया और इनकम टैक्स का रेट इंक्रीज किया। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एसएलआर और सीआरआर को का रेट इंक्रीज किया और बैंक रेट का भी हमने इंक्रीज कर दिया। ये एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई किया था। अगर आपका सपोज क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डेफिसिट डिमांड कैन बी रेक्टिफाई, डेफिसिट डिमांड को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो एक्चुअली डेफिसिट डिमांड को भी इसी तरह से रेक्टिफाई करेंगे। जो हमने इसमें इंक्रीज किया है वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका ये आता है कि डेफिसिट डिमांड को आप कैसे करेक्ट करेंगे, तो डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी और जो इनकम टैक्स का रेट है वो इनकम टैक्स का रेट डिक्रीज हो जाएगा। और एसएलआर और सीआरआर ये दोनों गवर्नमेंट डिक्रीज करेगी। इसके साथ साथ जो बैंक रेट है उस बैंक रेट को भी आरबीआई डिक्रीज करेगी। इससे डेफिसिट डिमांड रिमूव हो जाएगी। मतलब एक्सेस डिमांड का जस्ट अपोजिट कर देंगे, एक्सेस डिमांड का जो रेक्टिफिकेशन है उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो डेफिसिट डिमांड का जो रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। Okay, so we have two policies that first one is fiscal policy and the second one is monetary policy. With the help of this policy we can rectify the excess demand and deficit demand. Okay, thank you.